ओवरऑल अगर हम देखें तो 87% के आसपास स्टॉक जो है वो 20% से ज्यादा अपने 52 वीक हाई के डिस्टेंस से दूर ट्रेड कर रहे हैं। कम्युनिकेट विद पीपल हु आर इनटू इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, दे नीड इमोशनल सपोर्ट और दे मे रिक्वायर इमोशनल सपोर्ट, नंबर वन। नंबर टू, डू नॉट बी इन द गेम ऑफ प्रेडिक्टिंग दी बॉटम। जब भी बॉटम बनता है वो हिंडसाइट में पता चलता है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रतीक जैन, और सभी को पता है मार्केट्स में लगातार हाहाकार मचा हुआ है। एफआई की चौतरफा बिकवाली जो है मार्केट्स को बढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे रही है, और एडवांस डिक्लाइन रेशो पूरी तरह से बियर्स के फेवर में है। इस तरह का मार्केट 1994 1996 में जो है लास्ट टाइम देखा गया था, जब 5 महीने या उससे ज्यादा मार्केट्स जो है कंटिन्यू डाउन मूव में नजर आए थे। अभी बहुत जरूरी है कि अगर आप ट्रेडर हैं या आप इन्वेस्टर हैं या आपके सर्कल में कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में है, तो बहुत जरूरी है कि आप उन्हें इमोशनल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करें, उन्हें रिडिक्यूल ना करें, उनका मजाक ना बनाया जाए। उनको एक इमोशनल सपोर्ट जरूर यहाँ पे देना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि वो किसी भी तरह के गलत स्टेप्स ना लें। नंबर वन। नंबर टू, आने वाले सेशन में हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म में मार्केट्स किस तरह के नजर आ रहे हैं, डेरिवेटिव डेटा क्या बता रहा है, अलग अलग मार्केट्स के जो स्टैट्स हैं उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। साथ ही कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज पर भी बात करेंगे, गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल पर भी व्यू लेंगे। सो व्हाई टू वेट, लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्टर्स को एनालाइज करते हैं, तो पता चलता है कि 52 वीक हाई से जो गिरावट जो हमें सेक्टर्स में देखने को मिली है वो अच्छी खासी तगड़ी देखने को मिल रही है। 20% से ज्यादा अगर हम देखें तो मेटल, इंफ्रा, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी, ऑटो, ऑयल एंड गैस, इस तरह के सेक्टर्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं। पीएसयू बैंक भी तकरीबन तकरीबन 30% के आसपास गिरावट दर्ज कर चुका है। 30% से ज्यादा अगर हम बात करें तो रियल्टी, एनर्जी और मीडिया सेक्टर में 30% से भी ज्यादा की तेज गिरावट हमने देखी है फिलहाल के दिनों में। और यहाँ पर अगर हम अच्छे सेक्टर की बात करें जो रिलेटिवली बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी के, अगर हम कंपैरिजन में देखें तो प्राइवेट बैंक और बैंक निफ्टी क्वार्टरली बेसिस पर निफ्टी से ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्राइवेट बैंक को अगर हम देखें तो 4% के गेन्स, वहीं बैंक निफ्टी में तकरीबन 1% के गेन जो है रिलेटिवली निफ्टी से ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल ये दो सेक्टर्स को अगर हम छोड़ दें तो बाकी कहीं पे भी अभी ओवरऑल स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है सेक्टर्स की, जहां तक बात की जा रही है। बात करते हैं अगर हम कि क्यों हो रहा है ऐसा, तो सभी को बहुत हद तक पता है कि जो एफआईआई है वो लगातार बिकवाली के मोड में नजर आ रहे हैं। फ्राइडे के दिन भी अगर हम देखेंगे तो 11,500 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली करते हुए नजर आए। अच्छी बात यह है कि डीआई ने सपोर्ट करने की कोशिश की, 12,300 करोड़ की खरीदारी करने की कोशिश की, लेकिन 400 450 पॉइंट गिरने के बावजूद इंडेक्स में कोई भी एक साइजेबल रिकवरी हमको देखने को नहीं मिली। सो फ्रेंड्स, ये मैंने एक स्टडी जरूर की थी कि मार्केट्स ओवरऑल अगर हम देखें निफ्टी 500 का स्पेस, तो वहां पर किस तरह के स्टैट्स निकल कर आ रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा कि मार्केट्स में जो 0 से 10% स्टॉक जो दूर है अपने 52 वीक हाई से, वो है सिर्फ 2.5% के आसपास स्टॉक। 10 से 20% की अगर हम बात करेंगे तो 11% स्टॉक जो है वो अपने 10 से 20% डिस्टेंस पर ट्रेड कर रहे हैं 52 वीक हाई से। वहीं 20 से 30% डिस्टेंस पर तकरीबन 20% स्टॉक्स जो है ट्रेड कर रहे हैं अपने 52 वीक हाई से। अब जो सबसे ज्यादा आश्चर्य वाली बात है, 30 से 50% की रेंज में तकरीबन 54% स्टॉक जो है अपने 52 वीक हाई से दूर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं 13% स्टॉक ऐसे भी हैं जो 50% से भी ज्यादा दूरी पर ट्रेड कर रहे हैं अपने 52 वीक हाई के डिस्टेंस से। तो काफी ज्यादा खराब यहाँ पे ये डेटा इसलिए भी हो जाता है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो 87% के आसपास स्टॉक जो है वो 20% से ज्यादा अपने 52 वीक हाई के डिस्टेंस से दूर ट्रेड कर रहे हैं। आरएसआई यहाँ पे क्या कहती है, तो सिमिलर मैंने निफ्टी 500 पे आरएसआई के थ्रू भी स्टडी करने की कोशिश की। तो आरएसआई हमें ये बताता है कि ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी है, या स्ट्रेंथ का जो मीटर है उसके बारे में। तो अगर 50 या उससे ऊपर अगर स्ट्रेंथ है, 50 से ऊपर की रीडिंग है, तो ये बताता है कि अच्छा स्ट्रेंथ उस पर्टिकुलर स्टॉक में होगा, और उसके नीचे है तो काफी ज्यादा खराब। तो वही मैंने स्टडी जब करने की कोशिश की, तो 10 से 20 आरएसआई की रीडिंग में तकरीबन 4% स्टॉक है। वहीं 20 से 30 की रीडिंग में जो आरएसआई के स्टॉक्स हैं उनमें 30% स्टॉक नजर आ रहे हैं। 30 से 45 जो आरएसआई की रीडिंग है वहां पर सबसे ज्यादा 51% के आसपास स्टॉक नजर आ रहे हैं। और अच्छे स्टॉक्स की कैटेगरी में आऊं मैं, जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो 45 से 60 की रेंज में जो है 13% स्टॉक। वहीं 60 से ऊपर सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 2% स्टॉक यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें
तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 85% स्टॉक्स जो है खराब स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहे हैं मार्केट्स में, और सिर्फ 15% स्टॉक्स जो है मोटा मोटी जैसे तैसे स्ट्रेंथ बना कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक और स्टडी मैंने यहाँ पे करने की कोशिश की कि आउटperform कितनी कंपनीज कर रही है निफ्टी को मंथली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे। तो उस स्टडी से ये पता चलता है कि निफ्टी का अगर हम वीकली बेसिस पे स्टडी करें तो 75% स्टॉक जो है निफ्टी को अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आए इस हफ्ते। वहीं सिर्फ 25% बट ऑब्वियस जो है आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। वहीं अगर हम मंथ की स्केल पर देखते हैं तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा खराब हो जाता है। अंडर परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स जो हैं वो 78% है निफ्टी को। वहीं आउट परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स जो इस तरह के मार्केट्स में भी जो है निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहे, 110 स्टॉक ऐसे हैं जो निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन दिखाने में कामयाब रहे। यानी 22% स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की इस तरह के खराब मार्केट्स में भी, ओवरऑल इस मंथ के बेसिस पे अगर जब हम स्टडी करते हैं तो। सो फ्रेंड्स, एक नजर अगर हम ग्लोबल अरीना पे डालते हैं तो वहां पता चलता है कि एफटीएसई हो, डीजेआई हो या डाउ जोन्स सॉरी डैक्स हो, इनके कंपैरिजन में भी अगर हम देखें तो हमारे मार्केट्स जो है वो बुखार से पीड़ित है, और हमारा मार्केट्स का जो प्रदर्शन है वो खराब ही बना हुआ है। तो ये भी एक हद तक हमें बताता है कि ये भी एक चिंता का विषय है। सेंसेक्स पे अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो डेली चार्ट्स की बात करें तो सेंसेक्स जो है अब मोटा मोटी अपने जो 4 जून का क्लोजिंग लेवल था, यानी कि इलेक्शंस का जो क्लोजिंग लेवल था उसके आसपास मोटा मोटी आने की कोशिश कर रहे हैं। यानी 72,450, 72,000 ये आने वाले सेशन में इंपॉर्टेंट लेवल्स बनकर उभर सकते हैं सेंसेक्स के लिए। नीचे की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे, तो फ्राइडे का जो हाई है वो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है सेंसेक्स के लिए बन सकता है 74,000 और 74,200। ये जो 200 पॉइंट का रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर उभर सकता है सेंसेक्स के लिए आने वाले सेशन में। तो जो क्रेडिट स्प्रेड्स होते हैं, इस तरह की जो स्ट्रेटजीज होती है वो इस तरह के मार्केट्स में ज्यादा काम किया जाती है कि जो बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस होते हैं जिनका पार करना इतना आसान नहीं होता है इस तरह के लेवल्स पे। तो वहां पर इस तरह की स्ट्रेटजीज काम में आ सकती है। अब बात करते हैं कि क्या नीचे में एकदम से बॉटम बन जाएगा, क्या मार्केट्स वन साइड रिकवर कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सी बात है, इसको एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कार है और बहुत अच्छी खासी स्पीड से वो चल रही है, एंड एक डिवाइडर से वो जा टकराती है, और उसके बाद में क्या आपको लगता है कि वो कार अगले ही घंटे या अगले ही दिन जो है रिपेयर होकर वापस सड़कों पे दौड़ेगी? द आंसर इज नो। सिमिलरली मार्केट्स जब एक अच्छी खासी स्पीड से जा रहे थे और एक डेंट वहां पे पड़ता है तो उसको पहले तो प्राइस करेक्शन को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, राइट? पहले एक बार प्राइस करेक्शन कंप्लीट हो, उसके बाद में टाइम करेक्शन जो है वो टेक प्लेस, इट विल टेक प्लेस, एंड देन फिर वहां से ग्रेजुअली हमको रिकवरी जो है देखने को मिल सकती है। ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली जैसे उस कार के साथ हुआ एक्सीडेंट के बाद बाद में, कि पहले वो गैरेज जाएगी, फिर रिपेयर होगी और उसके बाद में वो सड़कों पर वापस दौड़ेगी। सिमिलरली मार्केट्स को भी टाइम लगेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप गवर्नमेंट ले ले, एलटी सीजी हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर, तो वो एक अलग बात है। लेकिन एक जनरल केस सिनेरियो में बहुत जरूरी है इस बात को स्वीकार करना कि वक्त लगता है, वक्त के साथ ग्रेजुअली जो है चीजें बेटर हो सकती है। तो ये तो हुई सेंसेक्स की बात। बात करते हैं फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की। तो फिन निफ्टी का आरएसआई जो है 47 और मिड कैप निफ्टी का आरएसआई 32 के आसपास है। मिड कैप निफ्टी काफी ज्यादा पुअर सेटअप के साथ ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर फ्राइडे का हाई 10,890 और 11,000, ये जो मोटा मोटी 100 पॉइंट की रेंज है ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकती है। नीचे में सपोर्ट जो है या इंपॉर्टेंट लेवल नीचे में कहाँ पे, तो 10,600 और 10,400, ये 200 पॉइंट की जो रेंज है, और वो भी जून के आसपास का ही स्विंग लो जो है इसी की बात हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल बनकर उभर सकते हैं नीचे की तरफ। बात करते हैं अगर हम फिन निफ्टी की, तो यहां जरूर मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स से अगर हम चार्ट कंपेयर करें तो काफी ज्यादा बेटर चार्ट फॉर्मेशन फिन निफ्टी का नजर आ रहा है। जो हमने सेक्टर्स में भी बात की थी कि प्राइवेट बैंक, बैंक निफ्टी, इस तरह के जो सेक्टर है फाइनेंशियल्स, वो बेहतर प्रदर्शन दिखा रहे हैं। सपोर्ट कहाँ पे है? 22,950, 22,800, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर उभर सकते हैं फिर निफ्टी के लिए, नोट करना बहुत जरूरी है। ऊपर में रेजिस्टेंस कहां पे है? तो 23,400, 23,750, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर उभर सकते हैं फिन निफ्टी के लिए। अगर इनके पार निकलता है तो एक फ्रेश लेग ऑफ तेजी हमको यहां पर देखने को मिल सकती है। तो ये लेवल्स बहुत जरूरी है कि नोट करके रखे जाएं फिन निफ्टी के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल यहाँ पर जो फॉर्मेशंस है वो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस नजर आ रहे हैं। हमने पहले भी जो है इस तरह
लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस पे बात की थी, तो यहाँ पर पुअर सेटअप ही कहा जाएगा। एक बाउंस जरूर नीचे से आते हुए नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम ओवरऑल सेटअप्स की बात करेंगे यहाँ पे भी अगर आप चेक करेंगे तो इस तरह के बाउंस सोल्ड ऑफ ही होते हुए नजर आए हैं। तो क्या ये इस बार भी जो बाउंस है वो सोल्ड ऑफ नजर आ सकता है? तो इसके लिए आपको बहुत जरूरी है, पिछला वीडियो जो है उसमें हमने एक एग्जाम्पल दिया था डैम का, कि एक डैम है, उसके ऊपर ना जो है लगातार प्रहार हो रहा है, तो उसके अंदर उसकी जो दरारें हैं वो बढ़ जाती है, और फिर होता क्या है कि डैम एक दिन जो है दरारों के चक्कर में उसकी दीवार टूटकर बिखर जाती है, और उसके बाद तो सीधी सी बात है, डैम धराशायी भी होता है। और मार्केट्स में देखें तो वो हमने देखा ही है कि जैसे ही 76,500 टूटता है, वहां पर एक अच्छी खासी गिरावट सेंसेक्स में होती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है क्रूड ऑयल पर सिमिलर एक फैशन में फोकस करना, कि जो नीचे के लेवल है 67 68 के, वो जो है होल्ड होने बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हुए नजर आने चाहिए। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो फ्रेश लेग ऑफ डाउन मूव हमको क्रूड ऑयल में आते हुए नजर आ सकता है, और जब तक ये लेवल होल्ड है तब तक फिर भी एक कॉशियस बट ऑप्टिमिस्टिक व्यू यहाँ पर हम रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगर हम सिल्वर की। सिल्वर में यहाँ पे टेक्निकल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट लेसन है, और ओवरऑल सेटअप पर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लगातार अगर हम पिछले वीडियोस में बात करते हैं तो 33 का लेवल जो है कॉमेक्स पे, हम सिल्वर में हर बार कोशिश कर रहे हैं ये बताने की कि कैसे वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है बनकर उभरा हुआ है। इस बार भी अगर हम देखें तो 33 के लेवल से ही लगातार जो है सिल्वर में गिरावट आती हुई नजर आई है। यहाँ पर लेस जो सपोर्ट है वो अब जो है 30 के आसपास नजर आ रहा है, वहीं रेजिस्टेंस जो है 32 के आसपास नजर आ रहा है सिल्वर में। टेक्निकली क्या इंपॉर्टेंट लेसन है? तो टेक्निकली यहाँ पर अगर टेक्निकली हम देखें तो डाइवर्जेंस जो है उनके दो एग्जांपल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो एक तो है पॉजिटिव डाइवर्जेंस, यानी कि प्राइस जो है लोअर लो बनाते हुए नजर आया, लेकिन आरएसआई जो है हायर हाई बनाते हुए नजर आया। तो ये हम टेक्निकल की भाषा में हम इसको बोलते हैं जो है पॉजिटिव या बुलिश डाइवर्जेंस। वहीं एक और एग्जांपल यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस का भी है, कि आरएसआई जो है वो नीचे गिरते हुए नजर आया, वहीं प्राइस जो है ऊपर जाते हुए नजर आया। तो यहाँ पर भी एक डाइवर्जेंस आपको नजर आ रहा होगा, तो इसको हम कहते हैं बेरिश डाइवर्जेंस। तो सिल्वर में लर्निंग बेसिस पर भी अगर हम देखें तो आरएसआई के दोनों एग्जांपल हमको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड में यहाँ पर फिबोनाकी का तकरीबन 38% रिट्रेसमेंट की तरफ गोल्ड बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ओवरऑल सेटअप अच्छा ही है, हालांकि एक माइनर पुलबैक जरूर यहाँ पे आते हुए नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है 2900 का जो लेवल है, गोल्ड उसके पार निकलने की कोशिश करे। 2900 के लेवल को अगर गोल्ड पार करने में कामयाब रहता है तो यहाँ पे जरूर एक फ्रेश लेग ऑफ अपमूव की तरफ गोल्ड अपने आप को वापस बढ़ाने की कोशिश करेगा। सपोर्ट कहाँ पे है? अभी अगर हम इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 2820 के आसपास जो है गोल्ड में सपोर्ट बनता हुआ नजर आ सकता है। तो 2820 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे उभर सकता है गोल्ड में। वहीं 2900 के बाहर निकलने पर ही हमें गोल्ड में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है आपको मार्क करके रखने चाहिए। तो फ्रेंड्स, रिपीटिंग अगेन, communicate with people who are into investing or trading. They need emotional support, or they may require emotional support, number one. Number two, do not be in the game of प्रेडिक्टिंग दी बॉटम। जब भी बॉटम बनता है वो हिंडसाइट में पता चलता है, एकदम से आपको अभी के अभी ये नहीं पता चलेगा कि मार्केट्स में बॉटम बन गया है कि नहीं। दैट इज नंबर टू। नंबर थ्री, डेडिकेट दीज काइंड ऑफ टाइम्स टू स्टडी दी मार्केट्स। मार्केट्स को और इन डेप्थ में स्टडी करने की कोशिश कीजिए, फंडामेंटली जो है गो थ्रू कीजिए, कंपनीज क्या करती है, किस तरह के फंड्स जो है वो अच्छे हैं। तो इस तरह का जो टाइम है वो स्टडी की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। नंबर फोर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है डेटा को ज़्यादा तरजीह दी जाए, बजाय इस बात के कि आप को पर्टिकुलरली क्या लगता है। तो डेटा अगर वो सपोर्ट कर रहा है देन दैट मेक्स मच मोर सेंस, एंड कन्विक्शन भी उससे बढ़ती है। ऑन दिस नोट, विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीक, एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Thank you for watching. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.